नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी लगातार विकास का ढोल पीटते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एकांत में विकास का काम करते रहते हैं। पहली दफा वो सीधी बात कार्यक्रम में आए हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आडवाणी जी का हाल में एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें जितनी उम्मीद थी उससे बहुत बेहतर शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। हमें पता ही नहीं था कि उनमें ये गुण है, इतना वो कर पाएंगे। तो क्या सक्सेस फॉर्मूला है, सीक्रेट क्या है कि खामोशी से मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, कोई हाइप नहीं, अपना काम करते रहते हैं और जबरदस्त आंकड़े भी आ रहे हैं आपके राज्य से? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। अपना काम करते रहो। नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और उनके विकास की चारों तरफ गूंज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री भी बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहा हूं और जब जो काम दिया गया उसको पूरे मनोयोग से, पूरा एकाग्रचित्त होकर और अपनी पूरी क्षमता झोंक के मैं करने की कोशिश करता हूं। और जब मैं काम करता हूं तो केवल काम करता हूं। बाकी क्या कह रहे हैं, कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, ये मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन माननीय आडवाणी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे, मैं तो कहता हूं, गाइड और फिलॉसफर हैं। अगर वो काम को एप्रिशिएट करते हैं तो मन में संतोष जरूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक संकल्प और जागता है कि और बेहतर करना है, रुक जाना नहीं है अभी। तो ऐसा क्यों होता है कि आप हाइप से बहुत दूर रहते हैं, जहां एक तरफ लगातार देश भर में चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया, विकास की दर ये हो गई, कृषि के क्षेत्र में ऐसा हो दिया, उद्योग में ये हो गया। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस भी जैसा गुजरात का लग रहा है, लगभग वैसा ही रहा है। जब से आप आए हैं लगातार मध्य प्रदेश का विकास होता है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में। धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि जो काम होता है वो अंततः छुपता नहीं है, एक दिन पहचाना जाता है। और इसलिए हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। मैं अंतर्मुखी हूं, मैं लगातार बस काम करता रहूं। और चूंकि एक बात ये भी मन में रही है कि काम करके हम उसको प्रचारित करें, इसकी जरूरत नहीं है, काम अपने आप बोलता है। तो धीरे धीरे जो मध्य प्रदेश कहीं गिना नहीं जाता था, आज जो देश भर में उस मध्य प्रदेश की चर्चा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 18% है, विकास दर हमारी 12% को छू रही है लगभग। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी 10.2% जो हमारी विकास दर रही है, वो अपने आप मध्य प्रदेश के विकास की कहानी कह रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें काम करते रहना चाहिए। अगर 7.5 करोड़ जनता का भविष्य अगर बदलने की संभावना अपने काम से है, तो और अपने आप को झोंक के कैसे बेहतर काम करें, यही मैं सोचना रहता हूं। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, सांसद वहां से कई सारे चल के आते हैं, लेकिन जब बीजेपी में प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की चर्चा होती है तो शिवराज चौहान का नाम नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों है? 6 नाम गिनाए जाते हैं, इतनी लंबी फहरिस्त, तो उसमें शिवराज चौहान। ये इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय नेता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य कार्यकर्ता है। और मैं तो मोदी भी राष्ट्रीय नेता नहीं, तो गुजरात के मध्य चीफ मिनिस्टर नहीं, वे राष्ट्रीय नेता है। शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जिससे ज्यादा क्षमता के, जिससे ज्यादा सामर्थ्यवान, जिससे ज्यादा योग्य अनेकों प्रमुख नेता और कार्यकर्ता हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश जहां की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरी सीमाएं वही है और वहां रह के मैं अपना काम कर। आप मानेंगे कि आप डार्क हॉर्स हैं? हो सकता है कि अगर आपस में जो बड़े बड़े नेता हैं उनमें लड़ाई होगी, आपस में बनी नहीं, तो आपका नंबर आ सकता है। एक तो मैं आदमी को हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि मुझे जो काम दिया गया है उसको मैं बेहतर ढंग से करूं। और 7.5 करोड़ लोगों के चेहरे पे अगर मैं मुस्कुराहट ला पाता हूं, अगर 7.5 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा पाता हूं, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा योगदान अपने देश की प्रगति और विकास में हो गया। इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है बीजेपी में कि 2014 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसको बनाना चाहिए। आपकी क्या राय? बीजेपी में कहीं चर्चा नहीं हो रही। ये चर्चा मीडिया में होती है, ये चर्चा बीजेपी में भी विपक्ष के लोग उछालते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित दल है, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर काम करता है। यहाँ व्यक्ति नहीं, विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब समय आएगा तब केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा और ये तय कर लेगा कि कौन होगा। इसलिए ये चर्चा मीडिया में, लोगों में कहीं अहमियत रखती है। मैं जानना चाहता हूं आपके हिसाब से बेहतर रणनीति क्या होगी कि एक चेहरा 2014 के लिए बीजेपी जनता के सामने रखे या फिर कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ा जाए? जो काम मेरा नहीं है मैं उसे कभी करने की कोशिश नहीं करता। आपकी क्या राय तो होगी? वरिष्ठ नेता है, ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है। कौन आगे आना चाहिए, लाया जाना चाहिए, वो केंद्रीय नेतृत्व उचित समय पर तय करेगा। आपकी क्या राय है? मेरी कोई जो राय मेरी पार्टी की, वो राय मेरी। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से किस नेता
को अगर चुना जाता है उससे बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा। सब नेता बहुत अच्छे हैं, किसी को भारतीय जनता पार्टी आगे आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति का महत्व कम है, विचार का महत्व ज्यादा, मैं ये मानता हूँ। अरे ये तो ऐसी बात हुई ना कि हर गेंद आपकी तरफ आ रही है, आप बैट्समैन उसको बैटिंग करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कि ये काम मेरा है ही नहीं। जो काम मेरा नहीं है उसको मैं क्यों तय करूं? अच्छा। मैं क्यों बताऊं? बड़ी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है नितिन गडकरी जी को लेकर। वो एजेंडा आज तक में आए, उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी जैसी पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर इतने संगीन आरोप लगते हैं, उससे बीजेपी की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आरोप लगते रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उन पे आरोप लगाए जाते हैं, उन्होंने आरोपों के उत्तर दिए हैं, और इसलिए मैं नहीं मानता कि ऐसी स्थिति है। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व, इसलिए कोई आरोप लग गया और इसलिए हटाओ तो ये तो लाइन लग जाएगी, आज एक हटाओ कल दूसरा हटाओ। पर लगता है कि जब से आरोप लगे हैं बीजेपी पूरी तरह से डिफेंसिव हो गई है। कोई डिफेंसिव नहीं है, हम लोग सब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप बड़ी मुहिम लड़ रहे थे, अब जैसे ही बीजेपी का कोई नेता भ्रष्टाचार की बात करता है, आज भी लड़ रहे हैं, तो कल भी लड़ेंगे। उनको घेरने की कोशिश अनावश्यक रूप से की गई। किसके द्वारा की गई? अपोजिशन के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा। क्योंकि एमजी वैद्य जी तो कहते हैं कि गुजरात में किसी के कहने पे देखिए, मेरा जो काम नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। एक मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मेरी ड्यूटी है मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास। बाकी चीजों की चिंता करना ये मेरा काम नहीं है। इसलिए किसने क्या कहा और इसलिए मैं कुछ आपके हिसाब से गडकरी जी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ी फहरिस्त है बीजेपी के नेताओं की, शत्रुघ्न सिन्हा से लेके जसवंत सिंह, मैंने कहा कि मेरा जो काम राम जेठमलानी। नहीं तो ये तो बताइए कि आपके हिसाब से गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए? मैंने पहले ही कह दिया नहीं। आपको लगता है कि उनको एक सेकंड टर्म मिलना चाहिए कि नहीं? अब ये पार्टी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं। क्योंकि संविधान को तो संशोधित किया, ये काम मेरा नहीं है, ये काम पार्टी का, पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो एक मुहिम बीजेपी चला रही थी कांग्रेस के खिलाफ, उसकी अब हवा निकल गई? कहीं कोई हवा नहीं निकली है। भारतीय जनता पार्टी की हवा अभी गुजरात में किसकी हवा निकलती है सारी दुनिया देखेगी। भारतीय जनता पार्टी शान से पहले से ज्यादा सीटें जीत के आगे आएगी। आप पर आरोप ये लगता है कि मध्य प्रदेश में आप शिक्षा का आरएसएसीकरण करा रहे हैं, जहां पर एक तरफ फर्ज कीजिए आप लोगों से सूर्य नमस्कार कराते हैं, आपने एक स्कीम शुरू की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। लगता है कि आप चाहते हैं कि आरएसएस बहुत खुश हो आपके तमाम प्रयासों से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, भारत सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है। सबको साथ लेके चलने की हमारी अपनी धारणा रही है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। हमारी जो शिक्षा है आमतौर पर जो दी जाती है वो ज्ञान देने का काम तो करती है, लेकिन कौशल देने का काम भी पूरा नहीं करती। कौशल देने से अर्थ यह है कि उसको पढ़ने के बाद रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। एमएससी एमकॉम के बाद अगर वो घूमता रह जाए तो ठीक नहीं। और तीसरा जो मैंने कहा है नागरिकता के संस्कार देना, ये 2 पार्ट जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था मध्य प्रदेश में। तीर्थदर्शन योजना चलाने का क्या मतलब है? आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा का तीर्थदर्शन, लेकिन मैं शिक्षा के मामले में आपने सूर्य नमस्कार की बात कही, योगासन की बात कही, इसमें बुराई क्या है? योग की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। लोगों को लगता है कि एक धर्म को आप ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं बाकियों की। बिल्कुल गलत बात है, इसको आवश्यक नहीं किया, ऐच्छिक है। दूसरे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अजमेर शरीफ भी शामिल है, उसमें स्वर्ण मंदिर भी शामिल है, उसमें चर्च भी शामिल है, उसमें श्रवण बेलगोला भी शामिल है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना और सभी धर्मावलंबी तीर्थ यात्रा करके अपने जो आस्था के स्थल है वहां जाके दर्शन करके आ सके, ये प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश तो सर्वधर्म संभाव का एक अनोखा उदाहरण हिंदुस्तान में। आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे थे तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज चौहान तो ब्लफ मास्टर है, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, आंकड़े पेश कर देते हैं, कहते हैं कि इन तथ्यों में कोई हकीकत नहीं। देखिए वो क्या कहते हैं, अब वो जो कहते हैं उनको खुद भरोसा है कि उस पर आज कोई विश्वास नहीं करता। पूरी दुनिया उनके बारे में क्या कहती है वो खुद ही कहते हैं, कोई मुझे कुछ कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है। उनकी बात का उत्तर दूंगी आवश्यक नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा राज्य रहा है। हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, पानी बिजली सड़क का इंतजाम बेहतर किया, फिर हम खेती को लाभ के धंधा बनाने के कई कदम उठाए और अब हम इन्वेस्टमेंट लाने की वहां कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में पिछले साल 28,000 करोड़ के कारखानों ने उत्पादन शुरू किया था। इस साल 84,000 करोड़ के कारखाने उत्पादन शुरू कर रहे हैं, केवल एमओयू नहीं हुए। 1,10,000 करोड़ के जो हमारे प्रपोजल है उन पर तेजी से काम चल रहा है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि एक बार फिर से बीजेपी के लिए शिवराज सिंह चौहान बाजी मारेंगे? मैं ये मानता हूं कि हम जो काम करते हैं 5 साल जनता उसका मूल्यांकन करती है, आकलन करती है। और आज चारों तरफ मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है। ये हमारी सफलता और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का स्नेह और आशीर्वाद काम के आधार पर
और काम दोनों, विकास के काम और जन कल्याण के काम, जो अलग अलग योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की समाज के सब वर्गों के कल्याण की, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को लोगों का स्नेह मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा और हम फिर से आएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, तड़ी पारी रहेंगे या वापस आने देंगे आप मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मैं आमतौर पर ऐसा व्यक्ति हूं राजनीति में जो अपने काम से काम रखता हूं। वो हमारी पार्टी की बड़ी नेता है, सीधी बात नहीं करते, वो मेरी तो बहन हर है, चीज घुमा देते उनका हैं। बहुत आदर करते हैं। पार्टी जो काम उनको देगी, पार्टी जो काम भी उनको देगी वो काम करेंगी, और एक बहन के नाते मैं हृदय से उनका आदर करता हूं, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं। आपको लगता है कि अगर मध्य प्रदेश आती है, प्रचार करती उनका है, हमेशा स्वागत किया हमने, फायदा होगा? अभी भी मध्य प्रदेश आती है, वो नहीं, प्रचार करेंगी, पूरे बड़ा देश में फायदा योगदान होगा। देंगी। हर एक कार्यकर्ता के आने का फायदा होता है, उमा जी का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व फायदा होगा। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि कंपटीशन हो? बहन से कोई कंपटीशन होता है क्या? वो तो मेरी बहन है। या आपको लगता है कि बहन से बहुत आगे निकल गए हैं? नहीं नहीं, बहन बहन होती, भाई भाई होता है, दोनों साथ साथ। आपको नहीं लगता कि ना कहीं क्लैश है? क्योंकि कोई आपकी क्लैश और नहीं, उनकी केवल लड़ाई की स्नेह, काफी बातचीत की केवल जाती है कि स्नेह का। रिश्तों में 36 कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक शब्द मैंने कभी उमा जी के खिलाफ कहा हो, एक शब्द पूरे उसमें, और ना मैं कहूंगा। स्नेह के संबंध है हमारे। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं चुनाव में, जो वक्त रह गया है, और मध्य प्रदेश के लिए भी क्या आपका एजेंडा है और क्या आपकी प्रायोरिटीज? देखिए, मध्य प्रदेश का विकास ही हमारी प्रायोरिटीज है। अगर इस समय देखा जाए तो मैं एकाग्र दत्तचित्त होकर लगाऊं, मुझे 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश के हर छोटे गांव को भी देना है। अभी हमने काफी इंप्रूव किया है, फीडर सेपरेशन का काम मेरा तेजी से चल रहा है, और जनवरी से अलग अलग जिलों को 24 घंटे बिजली देना हम प्रारंभ कर देंगे। वो हमारी प्रायोरिटी। सिंचाई की योजना है, हालांकि हमने 3 गुना ज्यादा, 7 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, हम 21 लाख हेक्टेयर तक ले गए हैं। इस साल 24 लाख हेक्टेयर जमीन पर हम सिंचाई करेंगे, लेकिन आने वाले 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग 17 लाख हेक्टेयर जमीन में और सिंचाई करें। नर्मदा जी को क्षिप्रा से जोड़ने का, जो अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, नदी जोड़ो, वो हमने शुरू किया मध्य प्रदेश की काफी धरती पर। खतरनाक माना जाता है पर्यावरण के लिए, कोई नदियों खतरनाक को जोड़ना। को चीन में हुआ, कितनी तबाही हुई, उसके बाद बाढ़ आ जाती है। देखिए, नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके क्षिप्रा में डाल के और सूखे खेतों तक पहुंचाना, बजाय इसके कि वो समुद्र में जाए, ये तबाही नहीं लाएगा, ये समृद्धि लाएगा, ये विकास लेके आएगा, मालवा बदल जाएगा पूरा। और केवल क्षिप्रा में नहीं डालेंगे, हम गंभीर में भी डालेंगे, काली सिंध में भी डालेंगे, पार्वती में भी डालेंगे। हमको लोगों को पीने का पानी देना है, हमको लोगों को सिंचाई के लिए पानी देना, हमको इंडस्ट्रियल वाटर की जरूरत है, क्योंकि तेजी से उद्योग आ रहे हैं। इसलिए समृद्धि और विकास का रास्ता है, ये भी हमारी प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है, हमने पूरे राज्य में स्किल डेवलपमेंट को एक मिशन के रूप में लिया हुआ है। हमारे बच्चों को हमें रोजगार देना है, काम देना है, धंधा देना है। स्किल्ड मैन पावर हम मध्य प्रदेश में तैयार कर रहे हैं, ताकि जो निवेश हमारा आ रहा है उन उद्योगों में भी हमारे बच्चों को रोजगार मिल पाए। बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में हमारा चल रहा है। सेक्स रेशियो मुझे बराबर लाना है, बेटों की संख्या ज्यादा और बेटियों की कम। ये खतरनाक है। बेटी है तो ही कल है, इस स्लोगन को भी हमने दिया और उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन 2 सेक्टर और है, हेल्थ और एजुकेशन, जहां काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें मैं शिद्दत से और गंभीरता से लगा हुआ। शिवराज जी, आप सीधी बात में आए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शिवराज सिंह चौहान से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।